यह है मेरी ब्रांड न्यू स्कोडा काइलिक सिग्नेचर प्लस मॉडल और मैंने इसे 30 अप्रैल 2026 को यानी अभी पिछले महीने ही बाई किया है। अब मैं इस कार का फ्यूल कैप ओपन करता हूँ और आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप पास आइए थोड़ा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्लियर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है E5, E10 और E20। कहीं पे भी आपको E30, E40 या E85 दिख रहा है? नहीं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया, जो मेरी कार है वो E5, E10 और E20 को ही सपोर्ट करती है। बट अब आप लोग को ये भी पता चल गया है कि E85 मार्केट में आ चुका है, बहुत सारी जगह पे ये रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। E30 बस आने ही वाला है। अब इतने सारी चीज़ों, इतने सारे न्यूज़ के बाद एक इंसान जब एक नई कार लेता है, अपनी हार्ड एंड मनी अपने कार पे लगाता है। 1261 ऑन रोड ये गाड़ी मुझे पड़ी है सारी चीज़ें मिला के, और मैंने इसे 15 साल चलाने का फैसला किया है कि मैं इसे 15 साल रखूंगा क्योंकि आई लव माई कार। अब ये बताइए कि अगर ऐसे ही चलेगा, अचानक से E30 आ जाएगी, E40 आ जाएगी, E85 आ जाएगी और हमारी कार तो सिर्फ E20 को सपोर्ट करती है, तो हम कैसे करेंगे? अब मैं आप लोग को शॉर्ट में बताना चाहूँगा, जिनको अगर नहीं पता कि ये E20, E30, E85 आखिर है क्या। तो E का मतलब होता है एथेनॉल, और एथेनॉल क्या चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो एथेनॉल बनता है गन्ने से, मतलब शुगर कैन से, और बनता है मक्के से, और बनता है चावल के छोटे छोटे टुकड़ों से। तो इसे अच्छे से प्रोसेस किया जाता है, इसे अच्छे से ब्लेंड किया जाता है, और उसके बाद सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, मैं ज़्यादा प्रोसेस के बारे में आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अच्छे से उसे प्रोसेस करने के बाद उसे फिल्टर करके निकाला जाता है। वो कहीं ना कहीं अल्कोहल जैसा बन जाता है, और वो एथेनॉल जो है वो ज्वलनशील होता है। उसको यूज किया जाता है पेट्रोल में ब्लेंड करने के लिए। जो शुद्ध पेट्रोल होता है उसमें वो एथेनॉल को मिला दिया जाता है। अब E20 का मतलब क्या है? तो E का मतलब एथेनॉल हो गया, कैसे बनता है मैं आपको बता दिया। अब 20 का मतलब क्या होता है? 20 का मतलब होता है 20%, मतलब 80% फ्यूल होता है, पेट्रोल होता है जो शुद्ध होता है, और उसमें 20% एथेनॉल को मिला के उसे 100% फ्यूल बनाया जाता है, उसे E20 कहा जाता है। सेम चीज अगर E30 आती है तो E30 के साथ किया जाएगा कि 70% फ्यूल लिया जाएगा, मतलब शुद्ध पेट्रोल लिया जाएगा, और 30% उसमें एथेनॉल मिला दिया जाएगा, तो वो E30 हो गया। अब E85 क्या होता है? तो E85 में यानी 85% आपका एथेनॉल होगा और फ्यूल होगा सिर्फ 15%, यानी जो पेट्रोल है वो सिर्फ 15% रहेगा और आपका 85% एथेनॉल रहेगा। तो क्या हमारी जो कार है वो रेडी है एथेनॉल में चलने के लिए, मतलब 85% एथेनॉल में चलने के लिए? नहीं। क्या हमारी कार रेडी है E30 में चलने के लिए? जवाब है नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और ये क्यों किया जा रहा है? तो ये क्यों किया जा रहा है, किस रीजन से किया जा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जो हमको बताया जा रहा है, मतलब एक आम आदमी को बताया जा रहा है कि अगर एथेनॉल मिलाया जाता है फ्यूल में तो उससे बेनिफिट ये होगा कि पेट्रोल सस्ता होगा। ठीक है, पहली चीज ये बताया गया था हम लोगों को। दूसरा चीज ये बताया गया है कि उससे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि ये गन्ने से, मक्के से, चावल से बन रहा है, तो वो सब किसानों से लेंगे तो उससे किसानों को फायदा होगा हमारे देश के। ठीक है। दूसरा, जो क्रूड ऑयल हम बाहर कंट्री से खरीद रहे हैं उसमें जो हमारी निर्भरता है वो कम होगी, तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, वो भी ठीक है। और हमें ये भी बताया गया था कि इससे पॉल्यूशन कम होगा। तो ये सारी बेनिफिट हमें बताई गई है कि अगर हम एथेनॉल को यूज करते हैं 20%, 30%, 85%, तो हमको ये सारी चीजें हैं हमको फायदा देगी। अब ये क्या सच में ये फायदा दे रही है या नहीं दे रही है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं इस टॉपिक में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये सारी चीजें हमको बताई गई हैं। तो फायदे तो मैंने आप लोग को बता दिए कि क्या क्या फायदे हमें बताया गया है, लेकिन जो नुकसान है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिसर्च करके आया हूँ। यूट्यूब में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ट्विटर में आपको बहुत सारे ट्वीट मिल जाएंगे। उस बेस में मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलेगा, उसको 20%, 30%, 85% मिलाया जाएगा, तो उसमें क्या क्या नुकसान है। तो सीधी बात यह है कि ये गाड़ी तो E20 को सपोर्ट करती है, ये 20% इथेनॉल पे चल सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उससे क्या क्या नुकसान हुए हैं। पहला नुकसान तो ये हुआ है कि माइलेज ड्रॉप हुआ है और पावर ड्रॉप हुआ है, दोनों चीज़ें ड्रॉप हुई हैं। यहाँ पे अगर मैं बताऊं कि इसमें अगर प्योर पेट्रोल डलता, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल डलता, जो कि 100% होता, तो इसकी माइलेज भी ज़्यादा होती, इसका पावर भी ज़्यादा होता। हालांकि ये जो गाड़ी है E20 को सपोर्ट करती है, तो इसमें बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इन द फ्यूचर। लेकिन अगर उसे फोर्स कर दिया जाता है E30 में या E40 में, तो इसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि ये गाड़ी उस फ्यूल के लिए नहीं बनी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा E20 तक ही सपोर्ट कर सकती है। जैसा मैंने आपको कैप ओपन करके दिखाया था कि E5, E10 और
अप टू E20 तक ये जा सकती है। उसके बाद अगर E30 करते हैं, E40 करते हैं तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी बंद हो जाएगी, लेकिन इसमें फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। माइलेज और ज्यादा ड्रॉप होने लग जाएगा, पावर और ज्यादा ड्रॉप होने लग जाएगा, उसके साथ साथ इसके इंजन के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो भी खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सीधी बात तो ये है कि अगर हम जैसे जैसे इथेनॉल को बढ़ाते हैं, उसके परसेंट को बढ़ाते हैं, तो हमारी गाड़ी का जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, हमारी गाड़ी की लाइफ जो है वो कम होगी। सेकंड है, पुरानी कार में, पुरानी गाड़ियों में प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे जैसे अगर आप E20 को E30 या E40 की तरफ ले जाएंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, या जो और पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें ऑलरेडी E20 को जो सपोर्ट नहीं करती थी उनमें क्या प्रॉब्लम आई है, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि एथेनॉल जो है वो एक ऐसा फ्यूल है जो कि शुगर कैन से बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि उसमें थोड़ी सी स्वीटनेस होती है ना। वो कितना भी आप शुद्ध कर लो, गन्ने का रस तो थोड़ा सा चिपचिपा तो होगा। उसके साथ साथ वो पानी को बहुत ज्यादा होल्ड करता है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए अपनी कार को रख देंगे तो जो फ्यूल है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर आप पेट्रोल डलवा के रखोगे और लंबे टाइम तक भी छोड़ दोगे तो पेट्रोल वैसा का वैसा रहता है। लेकिन अगर उसमें एथेनॉल मिला हुआ है 20%, 30%, 85%, तो कहीं ना कहीं वो पानी को मतलब धीरे धीरे वो पानी जैसा बन जाएगा और वो आपकी गाड़ी को डैमेज कर सकता है। कैसे डैमेज कर सकता है? फ्यूल पंप को डैमेज कर सकता है। इंजेक्टर जो कि फ्यूल को इंजेक्ट करता है आपके इंजन में, उसको डैमेज कर सकता है। जो पूरी पाइपलाइन होती है फ्यूल की, उसको डैमेज कर सकता है। और उसके साथ साथ जितने भी रबड़ के सील लगे होते हैं जो फ्यूल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं और कहीं पे भी लीक नहीं होता, वो भी डैमेज हो जाता है। तो पुरानी गाड़ियों में कंटिन्यूस शिकायत आई है। जैसे ही E20 आया और E20 को वो गाड़ियां सपोर्ट नहीं कर रही थी, उन गाड़ियों में ये सारी प्रॉब्लम आई है। तो सेम केस इसके साथ भी हो सकता है कि अगर ये E20 को सपोर्ट करती है और अचानक से E30 तक तो चलो ये झेल भी लेगा, उसके बाद अगर E40 या E50 आ जाती है तो ये गाड़ियां उन सारी चीजों को सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और इसमें हम लोग को भारी नुकसान देखने को मिलेगा, जो कि एज अ कस्टमर हमारे लिए एक माइनस पॉइंट है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इतने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे कार्स में, बाइक्स में, जो E20 को सपोर्ट नहीं करती या E30, E85 को सपोर्ट नहीं करती। तो जो थर्ड पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। चाहे आपके पास कोई भी कार हो, चाहे आपके पास कोई भी बाइक हो, सिंपल सी बात है, अगर इतनी सारी चीजें डैमेज होंगी, जैसे फ्यूल पंप डैमेज हो जाएगा, पाइपलाइन डैमेज हो जाएगी, टैंक में अगर रस्टिंग होना स्टार्ट हो गया, इंजेक्टर अगर खराब हो गए, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगी आपके मेंटेनेंस कॉस्ट पे, क्योंकि वो सारी चीजें आपको जल्दी जल्दी मेंटेन करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो वो जो मेन खर्चा होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपके जेब में ही इफेक्ट डालेगा। जो फोर्थ पॉइंट है वो है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि एथेनॉल एक ऐसा फ्यूल है जो कि गन्ने के रस से बनता है, मक्के के रस से बनता है, मतलब उसे प्योर करके बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो वाटर होल्ड करता है। तो अगर आप उसे लंबे टाइम तक अपने टैंक में रखेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम होगी। उसके साथ साथ अगर 20%, 30%, 50%, 85%, अगर जितना ज्यादा एथेनॉल होगा आपके फ्यूल में, तो अगर आप कोई ऐसी जगह में रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश है, जहाँ पे बर्फ जम जाती है, तो वहां पे आपको कोल्ड स्टार्ट में भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर वो पानी को होल्ड करेगा तो कहीं ना कहीं हल्का हल्का वो जमने लग जाएगा, और अगर आपका फ्यूल ही आपके टैंक में जम रहा है तो वो आपको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। और ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा E85 में आने वाली है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है E85 से रिलेटेड। जो E85 है वो हर कार में नहीं चलेगा, उसके लिए आपको स्पेशल कार खरीदना पड़ेगा, स्पेशल बाइक खरीदनी पड़ेगी। क्योंकि E85 मतलब 85% एथेनॉल और सिर्फ 15% फ्यूल। तो अगर उसे इन गाड़ियों में आप यूज करेंगे जो कि E20 को सपोर्ट करती है या फिर E20 को भी सपोर्ट नहीं करती, पुरानी गाड़ियां हैं, तो वो आपकी कार को खराब कर देगा और वो चलेगा भी नहीं। तो उसके लिए अभी मारुति ने, जहां तक मैंने अभी रिसर्च किया है, मारुति ने एक वैगन आर लॉन्च की है और एक फ्रॉन्क्स भी है जो फ्लैक्स फ्यूल को सपोर्ट करती है। सेकंड, मैंने अभी देखा कि हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी स्प्लेंडर को और डिलक्स को भी E85 रेडी कर दिया है। लेकिन यहाँ पे भी मुझे एक कंसर्न है कि E85 के लिए तो आपको गाड़ी का पूरा फ्यूल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, ECU रीमैप करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आप लोग को बताया ना, आपका फ्यूल टैंक चेंज होगा, आपका जो पाइपलाइन है वो चेंज होगा, जितने भी रबड़ वाले पार्ट्स हैं वो चेंज होंगे जो कि उससे हैंडल कर पाए E85 को। और उसके साथ साथ जितने भी इंजेक्टर हैं जो कि आपके इंजन में इंजेक्ट करेंगे फ्यूल को, वो सारी चीजें भी चेंज होंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक अलग से गाड़ी ही खरीदनी पड़ेगी। तो अगर E85 इतना ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको पूरी गाड़ी ही अलग करनी पड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस फ्यूल को टोटल अलग रखना चाहिए और उनकी गाड़ियों को टोटल अलग रखना चाहिए। क्योंकि अगर उस फ्यूल को कॉमन कर दिया जाएगा या उन सारी गाड़ियों को कॉमन कर दिया जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि E85 में आपको माइलेज ड्रॉप बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। E20 में आपको 2 से 3% देखने को मिला है, अगर E30 आ जाती है तो आपको 7 से 8% देखने को मिलेगा, और E85 में 25% से 30% आपको माइलेज ड्रॉप देखने को मिलेगा, पावर ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी माइलेज भी कम हो जाती है, अगर आपका पावर भी कम हो जाता है, आपको बार बार रिफ्यूल करवाना पड़ रहा है, तो मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा महंगा ही हम लोगों को पड़ेगा। तो मेरा तो वही समझ में नहीं आ रहा है कि E85 में हमको बहुत बड़ा क्या बेनिफिट है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और उसके साथ साथ E85 का जो प्राइस है वो आपके नॉर्मल पेट्रोल से सिर्फ 20 रुपीज कम है, मतलब सिर्फ 20 रुपए कम है। आई थिंक उसको थोड़ा और कम होना चाहिए था, तो लोग उसको ज्यादा प्रीफर करते। अब ये सारी प्रॉब्लम्स के बाद इसका सॉल्यूशन क्या है, इस टॉपिक पे बात करते हैं। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो मैं अपने नजरिए से बता रहा हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि E20 तक तो ठीक है, क्योंकि अभी E20 कार्स, E20 बाइक्स हम लोग को मार्केट में मिल रही है, हमको E20 चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो बात हो रही है कि E30 बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा, लास्ट वीडियो में मैंने भी इस टॉपिक में बात की है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि E20 के बाद E30 को एकदम से लॉन्च करना चाहिए। और अगर आप लॉन्च कर भी रहे हैं तो ऑप्शन में करना चाहिए कि E20 आपको मिलते रहेगा, क्योंकि जितनी भी गाड़ियां हैं, अब मैंने तो 1261 में ये कार ली है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ उससे भी ज्यादा की गाड़ियां लिए होंगे इंडिया में, और इंडिया में अभी सिर्फ और सिर्फ E20 वाली कार्स और बाइक से मिल रही हैं। उनके बारे में भी तो सोचिए। मतलब मैं गवर्नमेंट से लिटरली रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप अपने देश की जनता के बारे में सोचिए, क्योंकि हमने अपना हार्ड एंड मनी इन गाड़ियों पे लगाया है, हमने सारे टैक्स भी आपको पे किए हैं, तो आप ऐसा मत कीजिए, थोड़ा हमारे बारे में भी सोचिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप E30 मत लाइए, E85 मत लाइए, लाइए। आप हमारे देश के लिए अच्छा सोच रहे हैं, सोचिए। आप हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, सोचिए। आप इन्वायरमेंट के लिए अच्छा सोच रहे हैं, सोचिए, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम ये चीज ऐसा इम्प्लीमेंट कीजिए कि एक बार जितने भी E30 वाली कार हैं, बाइक हैं, वो मार्केट में आ जाए, उसके बाद आप E30 को लेके आइए। तो उससे होगा ये कि जो बहुत सारे लोग हैं जिनको गाड़ियां लेनी हैं, वो ऑलरेडी उस गाड़ी को ले लेंगे जो E30 को सपोर्ट करती है। उसके बाद अगर आप E30 फ्यूल लेके आते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी अगर आप लेके आने का सोच रहे हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप E20 को बंद मत कीजिए, E20 को आने दीजिए और E30 को भी लॉन्च कर दीजिए। जैसे आपने E85 को एक अलग तरीके से लॉन्च किया है कि उसका पूरा मशीन अलग है, उसका पूरा टैंक अलग है, वैसे ही आप E30 को भी लॉन्च कीजिए ताकि E20 मिलते रहे और जितने भी जो नए बायर्स हैं, जिन्होंने नई गाड़ियां अभी खरीदी हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक बात मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, आप लोगों का क्या कहना है इस पूरे टॉपिक में आप मुझे बताना। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना बताना। मुझे ऐसा लगता है कि इथेनॉल को ज्यादा फोकस करने के बजाय हमें कहीं ना कहीं हाइब्रिड इंजन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे बताना कमेंट करके, क्योंकि अभी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो इतनी अच्छी और इतनी स्ट्रांग हो रही है और हो भी गई है कि आप 50% फ्यूल में और 50% बैटरी में अपनी कार को चला सकते हैं। तो जितना भी आप अपनी कार को चलाएंगे सिटी में, वो पूरा आपके बैटरी पैक में चल जाएगा, मोटर में चल जाएगा, तो पॉल्यूशन तो वैसे भी खत्म ही हो जाएगा, ना नहीं होगा। और अगर आप हाईवे में जाते हैं, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आप लंबा चलाते हैं, तो आपका जो इंजन है वो आपका साथ देने के लिए रेडी रहेगा। और इस चीज को बढ़ाते बढ़ाते 80% तक भी ले जाया जा सकता है कि 20% आपकी कार चलेगी सिर्फ और सिर्फ इंजन में और 80% आपकी कार ईवी मोड में यानी कि बैटरी में चल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है जो फ्यूचर है वो फुल्ली इलेक्ट्रिक नहीं है, फुल्ली आइस इंजन नहीं है, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर कहीं ना कहीं हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट होगा। तो उससे जो है जितने भी कंज्यूमर हैं, जितने भी बायर हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा और गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा तो सोचना ये है, बाकी आपका क्या सोचना है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको मेरा सोच कैसा लगा, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। मैं सिर्फ एक ही चीज से डर रहा हूँ कि अभी मैंने ब्रांड न्यू कार ली है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस टॉपिक में बात किया था। मैं फर्स्ट टाइम बायर हूँ, मुझे लेना ही था, मेरा नजरिया अलग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा आगे फ्यूचर में। मेरा मानना ये है, वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने तो ले ली और मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
किसी को अगर अपना फर्स्ट कार लेना है और वो सारी चीजें उनको अगर मैटर करती हैं, वो कैसे लेंगे? E30 का जो कार है वो कब तक आएगा किसी को नहीं मालूम, फ्यूल कैसा है किसी को नहीं मालूम, मेंटेनेंस कैसा है किसी को नहीं मालूम। तो मैं फिर से एक बार गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि E30 को फोर्स मत कीजिए, E20 मिलने दीजिए, E30 उसके ऊपर ले आइए, और E85 तो फिर पूरी अलग ही फ्यूल हो गई, उसके लिए तो गाड़ियां भी अलग हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपका ओपिनियन मुझे कमेंट करके बताइए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।